साई नॉलेज के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में प्राचीन भारत के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे जो आने वाले आईएएस, और बीपीएससी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हमारे जो सभी वीडियो हैं वो टॉपिक वाइज प्रश्नों को लेके आ रहे हैं ताकि आपका रिवीजन प्री में बहुत अच्छा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, 16 महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था, तो उसका नाम है असमक। इसकी राजधानी पोतना या पोटिल थी। इसको प्रतिष्ठान भी कहते थे और यह एकमात्र महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। तो आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि कौन 16 महाजनपदों में से कौन सा ऐसा महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, तो भी आपका आंसर असमक ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, महिष्मती किस महाजनपद की राजधानी थी। तो ये दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। अवंती आज का मालवा और मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और ये 2 भागों में विभाजित थी। अवंती दक्षिणी और उत्तरी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। आपका तीसरा प्रश्न है, जीवक किस राजा का राजवैद्य था। तो जीवक बिंबिसार का राजवैद्य था। किस महाजनपद ने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ चुका है और हम सभी जानते हैं सबसे पहले मगध द्वारा युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया गया था। इससे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग नहीं होता था। मगध, आपका 5वां प्रश्न है, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन सा था। तो हम लोग जानते हैं मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश हर्यक वंश था, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में की थी। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, जैन साहित्य में किस राजा को श्रेणिक कहा गया था। श्रेणिक तो राजा हैं आपके बिंबिसार। बिंबिसार को जैन साहित्य श्रेणिक के नाम से पुकारते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 6ठी सदी ईसा पूर्व में भोजक शब्द किसको सूचित करता था। तो भोजक ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी शब्दों से प्रश्न आते हैं, टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आपके प्री में आते हैं। तो भोजक गांव का मुखिया होता था। 8वां क्वेश्चन है, अग्रहार शब्द से क्या तात्पर्य था। तो अग्रहार ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि था। तो आप देखेंगे राजा ब्राह्मणों को ग्राम दान, भूमि दान देने लगे थे, तो ऐसी भूमि जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी उसको अग्रहार भूमि कहा जाता था। सर्वप्रथम भारत पश्चिमोत्तर भारत पर किस विदेशी ने आक्रमण किया था और उसने 20 प्रांतों को जीता भी था। तो सबसे पहले 516 ईसा पूर्व में ईरानी शासक डेरियस ने भारत पर आक्रमण किया था और पश्चिमोत्तर भारत के 20 प्रांतों को जीता भी था। तो सबसे पहले भारत पर ईरानियों का ही आक्रमण हुआ था। आपके क्वेश्चन 10 है, खरोष्टी लिपि किसकी देन है। तो ईरानियों की ही देन है। आंसर है इसका ईरानी। खरोष्टी लिपि भी अरबी और उर्दू की तरह दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, न्यूमिस्मेटिक से क्या तात्पर्य है। न्यूमिस्मेटिक का क्या अर्थ है। तो न्यूमिस्मेटिक का अर्थ होता है सिक्कों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 12 है, सार्थवा शब्द का क्या अर्थ है। सार्थवा जो व्यापारियों की श्रेणी होती थी, तो उनके मुखिया को सार्थवाह कहा जाता था। भांडागारिक नामक पदाधिकारी का क्या कार्य था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्री में पूछ सकता है। भांडागारिक का काम विभिन्न श्रेणियों के मध्य एकता स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना था। भांडागारिक की नियुक्ति ही विशेष रूप से श्रेणियों के मध्य समन्वय, एकता स्थापित करने, उनके विवादों के समाधान के लिए की जाती थी। अब क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, सिकंदर आंधी की तरह आया और चला गया, परंतु भारत
अपरिवर्तित रहा, यह किस इतिहासकार का कथन है? तो यह विसेंट स्मिथ का प्रश्न है, कथन है। कभी कभी स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। विसेंट स्मिथ जो कि अंग्रेज इतिहासकार हैं, उन्होंने ही कहा था कि सिकंदर आंधी की तरह भारत आया और चला गया, मगर भारत अपरिवर्तित रहा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पाटलिपुत्र जिसको कुसुमपुर भी कहा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी, कुसुमपुर किसका नाम है? तो आप पाटलिपुत्र ही बताएंगे। तो उसकी नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी, और उदयन ने ही सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी भी बनाया था। उदयन के पिता का क्या नाम था? आपको पता होगा, अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, किस वंश को पितृहंता वंश की संज्ञा दी जाती है? तो हर्यक वंश है। हर्यक वंश में जितने भी राजा हुए वो सभी अपने पुत्र द्वारा मारे गए थे, चाहे बिंबिसार हो या अजातशत्रु हो या उदयन हो। ठीक है, तो हर्यक वंश को पितृहंता वंश की संज्ञा दी जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदासक था, जिसको दर्शक भी कहा जाता था। शिशुनाग ने इसकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। आपको पता होगा, मगध पर सबसे पहले हर्यक वंश ने शासन किया, उसके बाद शिशुनाग वंश ने शासन किया, फिर जाके नंदवंश, फिर मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो कभी कभी इन चारों को सीक्वेंस वाइज आपको बनाने के लिए भी आ सकता है क्वेश्चन, तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले हर्यक वंश, फिर आपका शिशुनाग वंश, उसके बाद नंदवंश, फिर मौर्य वंश की स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, राजगृह में हुई थी और सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। अजातशत्रु को कुड़िक के नाम से भी जाना जाता था। तो कभी कभी प्री में ऐसा भी पूछ सकता है, कुड़िक किस राजा का उपनाम था? तो आप बताएंगे अजातशत्रु। श्रेडिक किसका नाम था? अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। मगध के किस शासक ने, क्वेश्चन नंबर 19 है, मगध के किस शासक ने कलिंग में नहर का निर्माण कराया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कलिंग में एकमात्र राजा मगध का जिसने नहर का निर्माण कराया था, उसका नाम था महापद्मनंद, जिसका उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में है। आपको बताना है हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है। कमेंट करके इसको जरूर बताइएगा कि हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से, किस राजा से संबंध रखता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, साहित्य किस मगध सम्राट को एकराट की संज्ञा देते हैं? तो महापद्मनंद को एकराट की संज्ञा दी जाती है। महापद्मनंद बहुत ही प्रतापी राजा था और इसने नंदवंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा महाजनपद राजस्थान में स्थित था? एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और सबसे कभी कभी यहाँ से ये प्रश्न पूछ सकता है, कौन सा महाजनपद सबसे पश्चिम में स्थित था? तो यही मत्स्य, आप बताएंगे मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। कौन सा जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था? क्वेश्चन नंबर 22 है। तो श्रेष्ठ घोड़ों के लिए कंभोज प्रसिद्ध था, जिसकी राजधानी हाटक थी या राजपुर। तो रिवीजन के लिए ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो है दोस्तों, पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से बता देता हूँ, जो 16 महाजनपद थे और सबसे उत्तर में, सबसे दक्षिण में, सबसे पूर्व में, सबसे पश्चिम में कौन स्थित था, आप उसको देख लीजिए। अस्मक सबसे दक्षिण में स्थित था, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। सबसे पूर्व में अंग राज्य स्थित था, जिसकी राजधानी चंपा थी। सबसे उत्तर में कंभोज था। कंभोज आज का जो जम्मू कश्मीर या उसके जो पीओके का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में यह स्थित था। और राजस्थान में मत्स्यराज स्थित था। आपको ये याद होना चाहिए, प्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है इसका। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज
नाम से पुकारा था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अग्रमीज किसकी संज्ञा है? तो घनानंद को अग्रमीज की संज्ञा दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, काशी महाजनपद किस लिए व्यापारियों के बीच प्रसिद्ध था? तो सूती और रेशमी कपड़ों के लिए काशी फेमस था। आज भी आप देखेंगे कि बनारस में, काशी में, वहाँ की बनारसी साड़ी फेमस है। तो इसकी जड़ कहीं न कहीं आप देखेंगे कि बहुत साल पहले लगा दी गई थी। तो आप इससे याद भी कर सकते हैं कि बनारसी साड़ी जैसे आज फेमस है, तो महाजनपद काल के समय यानी 6 सेंचुरी BC के आसपास बनारस में यानी काशी में सूती और रेशमी वस्त्र फेमस थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, कुशीनगर और पावा जुड़वा राजधानी किस महाजनपद की थी? तो कुशीनगर और पावा जुड़वा राजधानी मल्ल महाजनपद की थी, जिसकी आसपास देवरिया के आसपास आप देखेंगे कि इसकी स्थिति थी। आपको खास बात पता होनी चाहिए कि मल्लों की राजधानी कुशीनगर और पावा दोनों थी, और पावा में महावीर स्वामी जी का देहांत होता है, वहाँ उनको परिनिर्वाण प्राप्त होता है, और कुशीनगर में भगवान बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त होता है। तो दोनों ही मल्लों की राजधानी थी। मल्ल की वर्तमान स्थिति यूपी के देवरिया जिले के आसपास बताई जाती है। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखेंगे, कुशीनगर और पावा दोनों मल्लों की राजधानी थी। क्वेश्चन 26 पर चलते हैं। बिंबिसार ने जब अंग देश पर आक्रमण किया था तो वहाँ का शासक कौन था? तो उस समय वहाँ का शासक ब्रह्मदत्त था। क्वेश्चन नंबर 27 पर हम लोग डिस्कस करते हैं। आरंभिक आहत सिक्के, जिसको आप पंचमार्क सिक्के भी कहते थे, किस धातु से निर्मित थे? एक क्वेश्चन आ सकता है प्री में। वो धातु थी चांदी। किस मगध सम्राट ने अशोक से पूर्व ही कलिंग विजय की थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये महापद्मनंद ने कलिंग विजय की थी और वहाँ से एक महत्वपूर्ण जैन मूर्ति को अपने साथ उठा लाया था। क्वेश्चन नंबर 29, इस समय यानी 6ठी सदी ईसा पूर्व भारत के पश्चिमी तट का सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा बंदरगाह कौन था? तो पश्चिमी तट की बात की जा रही है, तो भृगुकच्छ सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जिसको बेरीगाजा या भड़ोच के नाम से भी जाना जाता था। पूर्वी तट का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह ताम्रलिप्ति था। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ताम्रलिप्ति बंदरगाह या भृगुकच्छ बंदरगाह किस तट पर स्थित था, तो आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध लड़ा गया था? तो झेलम नदी थी, जिसका प्राचीन नाम पुरुषनी नदी भी है। तो आप दोनों इसको याद होना चाहिए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 31 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, परशुराम का दूसरा अवतार या कली का अवतार किस शासक को कहा जाता था? तो बहुत से पुराणों में और शास्त्रों में महापद्मनंद को परशुराम और कली के अवतार की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 32, सोत्थिवती या सुक्तिवती किस महाजनपद की राजधानी थी? वो चेदी महाजनपद की राजधानी थी। वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र के आसपास इसकी स्थिति थी। आपने महाभारत में शिशुपाल का नाम सुना होगा, वो चेदी का ही राजा था, जो बुंदेलखंड क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र कहा जाता है। तो इसकी राजधानी सुक्तिवती थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस महाजनपद में गणतांत्रिक व्यवस्था थी? तो दो ऐसे महाजनपद थे जहाँ पर गणतांत्रिक व्यवस्था थी, यानी उसके शासक की नियुक्ति आप देखेंगे कि किसी परिवार द्वारा नहीं बल्कि लोगों की सहमति से की जाती थी। वो वज्जी और मल्ल थे। यहाँ पर गणतांत्रिक व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 34, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी 323 ईसा पूर्व के आसपास। क्वेश्चन नंबर 35 है, महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथों में मिलता है? तो दो ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें महाजनपदों का उल्लेख है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। भगवती सूत्र एक जैन ग्रंथ है और अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है। कभी कभी प्री में प्रश्न पूछ सकता है कि अंगुत्तर निकाय किस
त्रिपिटक का भाग है तो आप बताएंगे अंगुत्तर निकाय सुत्त पिटक का भाग है, और सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों की चर्चा की गई है। अगर प्रश्न पूछ ले सुत्त पिटक के संकलनकर्ता कौन थे, तो आप बताएंगे इसके संकलनकर्ता बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद थे। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत इंपॉर्टेंट है और प्री में आ चुका है। करसापण शब्द का क्या अर्थ था? तो प्राचीन जो सिक्के थे चांदी और तांबे के बने थे उनको करसापण कहा जाता था। तो करसापण सिक्का होता था। किस यूनानी लेखक ने सिकंदर की जीवनी लिखी? तो याद रखिएगा इनका नाम ओनो सेक्रिटस नाम था उनका, जो सिकंदर के समकालीन थे और उन्होंने सिकंदर की जीवनी लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 38 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौटिल्य ने किस जनपद के निवासियों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संज्ञा दी थी? वार्ता शस्त्रोपजीवी का मतलब है जो खेती बाड़ी और शस्त्रों को बेचकर अपनी आजीविका चलाते थे। तो उसका आंसर है कंभोज। 39 क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। कालाशोक आप जानते हैं मगध का सम्राट था। क्वेश्चन नंबर 40, भारत को हिंदू सर्वप्रथम किसने कहकर संबोधित किया? तो सबसे पहले ईरानियों ने, जो फारस से आए थे, ईरान से आए थे, भारत को हिंदू शब्द दिया था, क्योंकि वो लोग सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलते थे और इसी नदी के आसपास के लोगों के रहने वालों को भी वो हिंदू कहने लगे थे। तो आप देखेंगे कि हिंदू शब्द भी विदेशियों द्वारा दिया गया है, ईरानियों द्वारा दिया गया है। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्थवाह का क्या अभिप्राय है? तो व्यापारियों के काफिले का हेड होता था। जो ट्रेडर्स होते थे उनके ग्रुप्स होते थे, उन्हीं ग्रुप्स का जो प्रमुख होता था, हेड होता था, उनको सार्थवाह कहा जाता था। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, सिकंदर के प्रिय घोड़े का क्या नाम था? तो सिकंदर के घोड़े का नाम बुकेफाल था। और आपने देखा होगा कि सिकंदर ने अपने घोड़े के नाम पर ही एक नगर की स्थापना की थी, जिसका नाम भी उसने बुकेफाल रखा था। क्वेश्चन नंबर 43, सिकंदर के पिता का क्या नाम था? तो उसके पिता का नाम फिलिप सेकेंड था, जो कि मैसिडोनिया के एक गवर्नर थे, क्षत्रप थे। 44, महाकवि भास के नाटक स्वप्नवास दत्तम किसकी कथा पर आधारित है? तो महाकवि भास ने जो नाटक स्वप्नवास दत्ता लिखा है, ये उदयन और वसव दत्ता की प्रेम कहानी है। तो एक क्वेश्चन कभी कभी प्री में पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 45 पर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, विश्व का प्रथम गणतंत्र किसने स्थापित किया था? तो प्रथम गणतंत्र वैशाली के लिच्छवियों ने स्थापित किया था, जो वज्जी संघ के प्रमुख थे। ये क्वेश्चन प्री में पूछ सकता है कि विश्व का प्रथम गणतंत्र किसने स्थापित किया था? वैशाली के लिच्छवियों ने। क्वेश्चन नंबर 46 का हम लोग डिस्कस करते हैं। पुराणों में चंपा का प्राचीनतम नाम क्या था? चंपा आप जानते हैं अंग देश की राजधानी थी। पुराणों में इसका प्राचीन नाम मालिनी था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, कालपी नगर, जिसको कालप्रिया भी कहा जाता था, किस नदी के तट पर स्थित थी? तो कालपी नगर यमुना नदी के तट पर स्थित थी। यूपी के यमुना नगर, वर्तमान जालौन क्षेत्र, कालपी के नाम से फेमस था प्राचीन काल में। क्वेश्चन नंबर 48 है, श्रेणी व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो श्रेणी आप जानते थे एक विशेष प्रकार के शिल्प और व्यवसाय से जुड़े लोगों के समूह को श्रेणी कहते थे, जिनका काम व्यवसाय भी करना था और वस्तुओं के उत्पादन भी करना था। क्वेश्चन नंबर 49 है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासक था? तो सिकंदर के आक्रमण समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासक था। वास्तव में घनानंद उसका शासक था और उसका सेनापति भद्रशाल था। क्वेश्चन नंबर 50 है, झेलम के तट पर सिकंदर का युद्ध किस भारतीय राजा के साथ हुआ था? तो आप जानते हैं राजा पोरस थे या पुरु थे। तो दोस्तों इतने कम समय में
20 मिनट में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन का डिस्कस किया। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके जो कि बुद्ध काल पर आधारित होगा और आपके प्री में और इन सब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। थैंक यू।